हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद आर्यन पर। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 के अध्याय 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप जो हैं भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जैव रूप देखने के लिए मिलते हैं। आप लोगों ने अपने घर के आसपास के मैदानों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष देखे होंगे, झाड़ियाँ देखी होंगी, घास देखी होंगी तथा पक्षियों को भी देखा होगा। ये सब भारत की जैव विविधता को दर्शाते हैं। दोस्तों, जो आपका 5वां अध्याय है इसके अंतर्गत दो मुख्य बिंदु हैं। पहला प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य प्राणी। ये अध्याय आपके दो अलग अलग पार्टों में मैंने वीडियो बनाई है। पहले पार्ट में मैं आपके प्राकृतिक वनस्पति कंप्लीट करवाऊंगा और दूसरे पार्ट में आपकी वन्य प्राणी। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं अपने आज के कंटेंट की ओर। देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमारा देश जो भारत है, भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक देश है। ओके दोस्तों, ये बात शायद आज से पहले आपको पता ना हो, परंतु आपकी एनसीईआरटी के द्वारा जो फैक्ट जुटाए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि हमारा भारत देश जो है विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक देश की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, देखिए पौधों की अगर बात करें तो लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे हमारे भारत में पाए जाते हैं। जो 47,000 जो पौधे पाए जाते हैं उस आधार पर भारत विश्व में 10वें स्थान पर आता है। और अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो भारत उसमें आपके चौथे स्थान पर आता है। अब फूलों की बात करें, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो पूरे विश्व में फूलों के पौधों को 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न है, शैवाल है, एलगी, कवक, फंजाई आप लोगों ने देखे भी होंगे। ओके दोस्तों, अगर जानवरों की बात करें हमारे भारत में तो भारत में लगभग जो है 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं जो ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो समुद्री जल में पाई जाती हैं, कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो छिछले मतलब कि झीलों में पाई जाती हैं, तालाबों में पाई जाती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं दोस्तों जो खाने योग्य हैं, कुछ मछलियाँ ऐसी जिन्हें खाया नहीं जा सकता। ओके दोस्तों, अब प्राकृतिक वनस्पति की बात करें दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर कोई मानवीय प्रभाव भी नहीं पड़ता। यानी कि कोई क्षेत्र है, आप सपोज करके चलिए 1000 किलोमीटर का क्षेत्र जो कि वीरान पड़ा हुआ है, मैं वर्षा हुई और ऑटोमेटिकली उसमें पौधे उगने लग गए। ये नहीं है कि आपने उसमें अशोक का पौधा लगाया, पीपल का लगाया, बरगद का लगाया, नहीं, ऑटोमेटिकली वहां पर पेड़ों का डेवलपमेंट होने लगा, विकास होने लगा, घास उगने लगी और लंबे समय तक उस क्षेत्र पर मानवों ने कोई क्रिया नहीं की, कोई प्रभाव नहीं डाला। वो आपकी प्राकृतिक रूप से वनस्पति कहलाती है। और इस प्राकृतिक वनस्पति का ही दूसरा नाम आपका अक्षत वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षत वनस्पति। तो दोस्तों, अंत विभिन्न प्रकार की जो कृषिगत फसलें जिन्हें हम उगाते हैं, जैसे कि आपकी बागानी की जाती है, तोरई, घिया, काशी फल, भिंडी, टमाटर आपके उगाए जाते हैं, बैगन उगाए जाते हैं, गेहूं उगाया जाता है, सरसों, राई, आपकी दालें उगाई जाती हैं, सारी की सारी कृषिगत फसलें हैं। फलों में बात करें, अनार, सेब, संतरा जो बागानी फसलें हैं, तो दोस्तों ये आपकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती है वो आपको मैं बता चुका पहले ही। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए वनस्पति जगत। देखिए वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास 4 बीघा खेत है। 4 बीघा खेत में किसी समय में हमने गेहूं का फसल उगाया, तो दोस्तों एक निश्चित समय में गेहूं की फसल होती है, बाजरा एक निश्चित समय में होता है, तो दोस्तों वनस्पति जगत होता है। उसी तरह दोस्तों प्राणी जगत भी होता है जो जानवरों के संदर्भ में होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए वह वनस्पति जो मूल रूप से भारत में पाई जाती है उस वनस्पति को हम लोग देशज कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? देशज वनस्पति। ओके दोस्तों, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं, जैसे कि विलायती बबूल जो है आपका विदेशज पौधा कहलाता है। अब आगे बढ़े, देखो वनस्पतियाँ तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता क्यों है, तो इसके कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर वनस्पति और अगर वन्य प्राणियों में इतनी विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, तो उसके दो मुख्य कारण हैं दोस्तों।
एक तो भारत में धरातल का असमान पाया जाना, दूसरा भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु को पाया जाना। और धरातल में मुख्य फैक्ट देखें तो भूभाग, कुछ जगह पर आपके समतल मैदान है, कुछ जगह पर रेगिस्तान है दोस्तों, कुछ जगह पर आपके पर्वत हैं और कुछ जगह पर आपके पठार हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भूभाग हैं, कुछ जगह पर नदियां हैं, कुछ जगह पर आपके झरने हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भूभाग भारत में देखने को मिलते हैं। मृदा की अगर बात करें तो मृदा भी राज्य अपने कुछ जगह पर उपजाऊ मृदा है, कुछ जगह पर ऐसी मृदा है जिसमें कुछ नहीं उगता, कुछ जगह पर ऐसी मृदा है जहाँ पर केवल गेहूं उगाया जा सकता है परंतु बागवानी नहीं की जा सकती। तो भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये भी वनस्पति की भिन्नता के लिए और वन्य प्राणियों की भिन्नता के कारण होते हैं। और दोस्तों अगर बात करें दूसरे पॉइंट की जलवायु की, तो जलवायु में अगर तापमान की बात करें तो दोस्तों तापमान आपकी वन्य प्राणियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुछ साइबेरिया से, विदेशों से आपके पक्षी आते हैं, ठंडे मौसम में इंडिया में आते हैं तो दोस्तों, और यहाँ पर ठहरते हैं, प्रजनन करते हैं। तो तापमान दोस्तों कुछ वनस्पति के लिए और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश वनस्पतियों के ग्रोथ के लिए और पशु पक्षियों के लिए आवश्यक होता है बढ़-चढ़। दोस्तों पानी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पानी के बिना आपके कीट पौधे, जो बहुत सारे जानवर होते हैं जो कीट पतंगों पर निर्भर होते हैं, आप मान के चलिए कि पूरी जो साइकिल है जो चलती है, सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है उससे घास बनती है। घास को आपने साइकिल देखी होगी, उसको खरगोश खाता है, रैबिट, यानी कि रैबिट को आपका बाज खा रहा है। और कुछ इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो पूरी साइकिल आपकी वर्षा पर निर्भर करती है। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी विविधता का सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, भूभाग। देखिए भूभाग के अंतर्गत देखते हैं। देखिए भूभाग, देखिए देखिए भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी कि सीधा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का भूमि का प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने एंड टू एंड प्रश्न किया है, क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति हो सकती है? दोस्तों एक तरफ आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि भूमि की वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन कर रही है बिल्कुल गलत है। हो ही नहीं सकता दोस्तों पूरे देश में या आपकी पर्वतों में, पठारों में और मैदानों में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एक प्रकार की वनस्पति हो जाए, क्योंकि हर जगह का जो भूभाग है, भूमि है, वो अलग है, जो कि अपने यहाँ की वनस्पति पर और वन्य जीव पर प्रभाव डालता है। देखिए पर्वत है, पठार है और मैदानों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। वास्तव में अलग अलग भू आकृतियाँ, जैसे आपकी पर्वत, पठार, मैदान में जलवायु अलग होती है, ऊंचाई और वर्षा जैसी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, जिससे शंकुधारी वन और अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अगर पठारों की बात करें तो पठारों और मैदानों में भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो उस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है ये पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मृदा की बात करें, मिट्टी की, तो दोस्तों विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। जैसे कि अगर मरुस्थल की बात करें, राजस्थान के क्षेत्र में जो मरुस्थल है वह कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, जिसका चित्र मैंने यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं। ये रेगिस्तान का चित्र है, यहाँ पर किस प्रकार की कटीली झाड़ियाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए नदियों के डेल्टा की बात करें तो नदियों के डेल्टा में आपको पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन है? पर्णपाती वन। और पर्वतों के ढलानों की बात करें तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, लंबे लंबे आपके शंकुधारी वन है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों जलवायु की, जो कि महत्वपूर्ण फैक्टर है वनस्पति की भिन्नता को प्रभावित करने वाला और वन्य जीव को प्रभावित करने वाला। तो देखिए तापमान, देखिए वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। देखिए हिमालय पर्वत आपने देखा होगा, हिमालय पर्वत जो भारत के सिर वाला हिस्सा है, भारत का ऊपरी हिस्सा जो है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हिमालय पर्वत फैला हुआ है। देखिए यहाँ से पूरा हिमालय पर्वत आपका इस तरफ फैला हुआ है इंडिया के नक्शे में। आप देखेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। कुछ इस प्रकार की आकृति में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत की जो ढलान है और आपके प्रायद्वीप की जो पहाड़ी है, जो ट्रायंगल स्वरूप हमारा प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के डेवलपमेंट के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए उसको प्रभावित करती है। उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों तापमान सीधे तौर पर पौधों की वृद्धि दर जो होती है, जैसे
को उसको प्रभावित करता है। वही प्रकाश संश्लेषण, जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और श्वसन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पेड़ों का, मनुष्यों का और आपके जीव जंतुओं का, उसको प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, देखिए अलग अलग पौधों के जीवित रहने के लिए विशिष्ट तापमान की सीमाएं होती हैं। जैसे पालक के लिए आपका अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। गेहूं के लिए क्या होता है कि दोस्तों आपकी ठंड के मौसम में, यानी कि ये जो महीने चल रहे हैं आपके नवंबर दिसंबर में, इसमें इनकी बुवाई होती है। और दोस्तों ओस काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पकने के लिए भी उसको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है। ज़्यादा धूप में वो जल जाता है बिल्कुल। तो अलग अलग, यानी कि बोने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, ग्रोथ होने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। तो तापमान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों गर्म क्षेत्रों में ये वनस्पति की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत अधिक तापमान वनस्पति को कम कर सकता है। तो दोस्तों तापमान भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ वायु की नमी की बात की गई है, तो उसकी बता दूं। वायु की नमी यानी कि आर्द्रता। दोस्तों पौधों के लिए पानी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो आपकी बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। जो वाटर वेपर होता है, धूप से जो बन के उड़ता भाप है, उसको प्रभावित करता है। देखो उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत अधिक तापमान वनस्पति को कम कर सकता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है तापमान को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए सूर्य का प्रकाश किस तरीके से प्रभावित करता है उसको देखिए। देखिए किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय यानी कि टाइमिंग, उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी ग्रोथ होते हैं। अब देखिए विभिन्न प्रकार के वनस्पति खंड हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन जो पाए जाते हैं, उपोष्ण वन और शीतोष्ण वन और अल्पाइन वन। तो देखिए इनका जो तापमान है उष्णकटिबंधीय वनों का 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और जो इनका जो आप ये मान के चलिए जनवरी में इनकी औसत तापमान 18 डिग्री तक होता है, और टिम्पणी क्या है, कोई पाला नहीं होता इसमें। और उपोष्ण वालों में 17 से 24 रहता है, और पाला कभी कभी पड़ता है। और जनवरी के महीने में 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना आवश्यक है उपोष्ण क्षेत्रों में। और शीतोष्ण क्षेत्रों की बात करें तो औसत औसत जो वार्षिक तापमान है, यानी कि पूरे वर्ष भर जो तापमान रहता है आपके 60 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक रहना चाहिए। और अगर बात करें जनवरी में औसत तापमान, तो -1 डिग्री से लेकर के -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और कभी कभी पाला है, कभी कभी बर्फ भी पड़ सकती है। अगर अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन वनों के लिए आपका औसत पूरे वर्ष में आपके 7 डिग्री से कम तापमान का होना आवश्यक है, और जनवरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड का। ओके दोस्तों, और बर्फ हमेशा पड़ती रहती है। दोस्तों ये स्रोत है जो पूरा डाटा दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो ये भारत का पर्यावरण एटलस जून 2001 में दिया गया था, उसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के द्वारा ये आंकड़े शो किए गए, जो एनसीईआरटी ने अपनी बुक में शामिल किए हैं। अब देखिए एनसीईआरटी आपसे एक और प्रश्न करता है यहाँ पर, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर हिमालय पर्वत का पूरा चित्र लगाया, आप देख सकते हैं, इसके ढलानों को भी देख सकते हैं हिमालय पर्वत की को। तो देखिए हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर अधिक सघन वनस्पति इसलिए है क्योंकि यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से अधिक वर्षा होती है, जो वनस्पति के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इन ढलानों पर क्या है, सूर्य का प्रकाश अधिक और ठंडी हवाओं का प्रभाव कम होता है, जिससे वनस्पति के विकास के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए वर्षण, वर्षण यानी कि वर्षा। देखिए वर्षा के विषय में मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग पूरा जो भारत पूरा हमारा है, मैंने पिछला अध्याय आप लोगों को पढ़ाया था, तो भारत में वर्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा देश हमारा, भारत का जो देश है वो मानसून का, वर्षा का इंतजार करता है। तो भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि जून से सितंबर तक, एवं पीछे हटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, वन क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि दोबारा उनका नवीकरण हो सकता है, और वातावरण की गुणवत्ता बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। ओके दोस्तों, ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, यानी कि दोस्तों मृदा अपरदन क्या है, यानी कि मिट्टी का बहना, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है पानी के साथ साथ। तो दोस्तों अगर पेड़ होंगे तो वो आपकी मृदा नहीं बहेगी, पेड़ों से वो मृदा रुक जाएगी। और नदियों की जो धारा होता है, जो तवाई लाती हैं नदियों की धाराएं, उनको भी नियंत्रित करते हैं पेड़ आपके। तो ये बहुत सारे उद्योगों का आधार भी है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग आपके लकड़ी पर आधारित होते हैं, कुछ कृषि पर आधारित होते हैं, कुछ डायरेक्ट वे पर आधारित होते हैं।
कुछ इनडायरेक्ट वे में आधारित होते हैं। ओके दोस्तों, ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित भी करते हैं, ज़्यादा गर्मी को रोकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब पेड़ होते हैं वह टेम्परेचर ठंडा पाया जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इनसे मृदा को दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को इनमें आश्रय मिलता है। अगर भारतीय प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आए हैं, क्योंकि दोस्तों कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता थी, यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी अधिक है तो अधिक क्षेत्र की मांग बढ़ी, उद्योगों का विकास हुआ, शहरीकरण की परियोजनाएं बनी और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए वन क्षेत्रों को काटा गया, वन क्षेत्रों का ह्रास हुआ। तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर काफ़ी कम भारत में देखने को मिलती है। लोग अब पेड़ लगा रहे हैं, तो दोस्तों जो पेड़ लगाना है वो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आता। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत तो ये है कि बरसात पड़ी और प्राकृतिक वनस्पति ऑटोमेटिकली पेड़ उग गई। ओके दोस्तों, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाते हैं। तो ढालों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये पश्चिमी ढाल है, ये पूर्वी ढाल है। पश्चिमी ढाल की पश्चिमी ढलानों पर यानी कि इस वाले ढाल की ढलानों पर आपके पूर्वी ढाल की अपेक्षा यानी कि यहाँ जो है अधिक सघन वन पाए जाते हैं और यहाँ इतने सघन वन नहीं पाए जाते। आपके पूर्वी ढाल पर कम सघन वन पाए जाते हैं और आपके पश्चिमी ढाल की ओर सघन वन पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए वनों का कुल क्षेत्रफल, तो वनों के कुल क्षेत्रफल में अगर भारत की बात करें तो सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है, जो मैं आपको बता चुका। कृषि के लिए, उद्योगों के लिए प्राकृतिक क्षेत्र में उगे हुए पेड़ों को काटा गया, आज भी काटा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि अब लोग वह पेड़ों को उगा रहे हैं, यानी कि एक्टिव हो रहे हैं प्राकृतिक के प्रति। परंतु जो अब पेड़ों को उगा रहे हैं, लगा रहे हैं, पेड़ों की सुरक्षा कर रहे हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, वो लगाए जा रहे हैं मानव द्वारा। ओके दोस्तों, कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय है, मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जब प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, बिल्कुल निम्न कोटि की आपकी रह गई है। देखिए यहाँ पर जो डाटा दिया गया 2003 का, ये जानकारी क्या है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 2013 के अनुमान के अनुसार दी गई है। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ गएंगे। अब देखिए किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है या किस केंद्र शासित प्रदेश से वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है, तो इस बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र लगभग 85,724 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अरुणाचल और महाराष्ट्र का स्थान आता है। दोस्तों ये जो मैंने बताया ये वो राज्य बताएं। अगर आप बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो लक्षद्वीप जो है, जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात होती है तो लक्षद्वीप सबसे पहले आएगा, जहाँ पे 90.33% वृक्ष हैं। उसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम में क्या है, अगर राज्यों की बात होगी तो मिजोरम सबसे पहले आएगा दोस्तों। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट ISRF 2021 के अनुसार लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 27.10 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 90.33% है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको अपने MCQs की वीडियो में कंप्लीट करवा दिए बिल्कुल डीपली तरीके से। अब बात करें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 की, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल आपके भारत के क्षेत्रफल के 21.05% के बराबर है। और दोस्तों यह रिपोर्ट आपकी आप डेट नोट कर लेना, 7 फरवरी 2011 को फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफ इंडिया FSI भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया था। यह रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत आता है और पहली बार ये रिपोर्ट आपकी 1987 में प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद हर 2 साल में ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। उम्मीद है आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं पेज नंबर 7वां, वनस्पति के प्रकार देखते हैं। अब तक हमने कारण देख लिए कि वनस्पति और वन्य जीवों की जो विविधता पाई जाती है उसे प्रभावित करने वाले कारण क्या है। अब आपके वनस्पतियों के प्रकार देखते हैं। तो वनस्पति जो है हमारे 7 प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैनग्रोव वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ओके दोस्तों, इस चित्र में कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है उसके बारे में मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो ग्रीन से दिखाया गया है, जैसे कि आपका ये रहा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर। ओके दोस्तों, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी देखिए आपके पूरे आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में और उत्तरी भारत के क्षेत्र में देखने को मिल रही है।
पर्वतीय वन आपके उत्तरी भारत में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि भारत का जो हिमालय वाला क्षेत्र है। और मैंग्रोव वनस्पति भी आपके हिमालय वाले क्षेत्र के अलावा आपकी बंगाल की खाड़ी से जस्ट ऊपर देखने के लिए मिल रही है। ओके दोस्तों, अगर बात करें भारत के द्वीपों की, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो देखिए दोस्तों इनके बारे में पहले आप चित्र से देख करके समझ सकते हैं कि ये जो है इनकी ऊंचाई है 1.5 मीटर से लेकर के अधिकतम 60 मीटर तक रहती है। ओके दोस्तों, छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, और हाईएस्ट इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक रहती है। दोस्तों ये वन पश्चिमी घाटों के, यानी कि इंडिया के मैप में आप पश्चिमी घाट के तरह पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे कि आपके लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ओके दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु आवश्यक है। ओके दोस्तों, यानी कि प्राइमा फेसी कह सकते हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र आपके वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं तथा हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं एवं वनों में इनकी विभिन्नताओं के कई स्तर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेड़ भी हैं, आपकी लताएं भी हैं। ओके दोस्तों, विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, कभी भी पतझड़ आ सकता है। अतः ये वन आपके साल भर क्या है, हरे भरे से लगते रहते हैं। तो कुछ वृक्षों का पतझड़ होता है और कुछ वृक्षों में आपके नई कोपलें आ रही होती हैं, तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। और ये वृक्ष पाए जाने वाले वृक्ष बता दूं इन क्षेत्रों में, तो आपके रोजवुड का पाया जाता है, रबड़ का, सिंकोना का, अबूनास जिसे एवोनी भी कहते हैं, और महोगनी, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं। अब इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर और पक्षियों के विषय में बता दूं दोस्तों, इन वन क्षेत्रों में आपका जो है हाथी पाया जाता है आपका, और आपका बंदर पाया जाता है, लेमूर पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में चीज़ें सारी मिलती हैं। अब देखिए इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी जैसे कि चमगादड़ है, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दूसरे प्रकार के वन। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन ये दोनों ही इस क्षेत्र में मिलते हैं। देखिए भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं ये वन क्षेत्र, मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखिए वर्षा की अगर बात करें तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष क्या होता है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पतझड़ का मौसम आ जाता है इनमें 6 से 8 सप्ताह के लिए, फिर दोबारा नई पत्तियां उगने लगती हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इनमें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए दो चीज़ हो गई, एक तो आपका आर्द्र या नम जो है पर्णपाती वन, यानी कि पहला पॉइंट तो आपका हो गया आर्द्र और नम पर्णपाती वन, दूसरा आपका हो गया शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र और नम जो है पर्णपाती वन उनके बारे में बता दूं, उसके लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। प्राप्ति स्थल उसका आपका बता दूं, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं आपके हिमालय के गिरिपद यानी कि हिमालय के जो नीचे का हिस्सा होता है, पैर वाला हिस्सा, इसे गिरिपद बोलते हैं। गिरी यानी कि पर्वत और पद यानी कि पैर वाला हिस्सा, वो वाले प्रदेश झारखंड है, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष जो हैं आपके आर्द्र या नम पर्णपाती वनों के, तो बांस का है, साल का है, शीशम का है, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। अब बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में शुष्क पर्णपाती वन की, तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं 70 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और प्रायद्वीपीय पठारों के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपके, और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में भी ये पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय आपके जो पाए जाते हैं वृक्ष, वो सागौन के पाए जाते हैं। साल की लकड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट लकड़ी मानी जाती है, साल और देवदार की दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि आपकी ताजमहल के नीचे साल और देवदार के वृक्ष की लकड़ी लगी हुई है, जो वर्षों तक खराब नहीं होती है, पानी मिलने से और ज़्यादा मजबूती आती है इसके अंदर। और दोस्तों इन क्षेत्रों में आपके पीपल के वृक्ष भी पाए जाते हैं, नीम के वृक्ष भी उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग जो आपके कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं, और कुछ भाग जो पशु चारणों के यूज में भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार के प्राकृतिक वन वो समाप्त हो रहे हैं।
अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के चित्र मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। अब देखिए कटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो दोस्तों अगर वर्षा की बात करें तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और आपकी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जिस प्रकार के चित्र आप यहाँ देख लीजिए, कैक्टस वगैरह आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर कटीली झाड़ियाँ हैं और आपके वन हैं। अब प्राप्ति स्थल की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। गुजरात हुआ आपका, राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में भी पाई जाती है और आपकी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और आपकी मध्य प्रदेश से पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? अकासिया का, खजूर, पाम का और यूफोरबिया का, नागफनी का और प्रमुख प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, बिखरे हुए वृक्ष जो हैं, और पत्तियां प्राय छोटी होती हैं। जो इससे बाष्पीकरण होता है, जो वाटर जो उड़ता है भाप बन के, बाष्पीकरण कम से कम होता है क्योंकि पत्तियां छोटी हैं। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन चित्रों में जो जानवर पाए जाते हैं उनकी अगर बात करें दोस्तों, तो इन चित्रों में चूहे पाए जाते हैं, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर और आपका जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब बात करें पर्वतीय वन की, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। दोस्तों तापमान की कमी क्यों है? क्योंकि पर्वत जो ऊंचाई पर है तो तापमान की कमी है, तो वहाँ पर तापमान की कमी तो ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर डिफरेंट देखने को मिलता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, टुंड्रा प्रदेशों की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर हमारा जो है पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। देखिए 1000 मीटर से लेकर के आपके 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें पत्ती आपकी चौड़ी पत्ती वाले ओक के और आपके चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता रहती है। प्रधानता का मतलब दोस्तों ओक और चेस्टनट के वृक्ष इन क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर बात करें आपकी 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई की, तो दोस्तों इन ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि आपके चीड़, पाइन, देवदार और सिल्वर फर और स्प्रूस सीडर आदि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, यानी दो चीज़ें हैं, एक तो 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र, दूसरा आपके 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले शंकुधारी वृक्ष वाले क्षेत्र। ओके दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये वन प्राय हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर दक्षिण तथा उत्तरी पूर्वी भाग के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए पर्वतीय वनों के बारे में और देखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों के स्थान पर अल्पाइन वनस्पति आ जाती है, जैसे कि सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च। इन वनों के मुख्य पेड़ आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए इस प्रकार के आप ये देख रहे हैं वृक्षों को, सीढ़ी बाई सीढ़ी ये लगे हुए हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। देखिए जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं तो इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, साइज छोटा होता जाता है और लास्ट में झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास में विलीन हो जाते हैं। धीरे धीरे घासों में ये बदलते जाते हैं एट लास्ट। इनका उपयोग किस जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप बता सकते हैं गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियां जो अपने पशुचारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, उनका उपयोग उनके द्वारा पर्वतीय वनों का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, अधिक ऊंचाई वाले भाषा मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अब इन क्षेत्रों में जानवरों की बात पूछें तो दोस्तों कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण और दोस्तों जंगली भेड़ आपकी, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक है, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ यानी कि भालू, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पंडा और घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। अब देखिए मैनग्रोव वनस्पति, तो दोस्तों ये वनस्पति आपके तटीय क्षेत्रों में मिलती है। आप कह सकते हैं पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मिल सकती है, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मिल सकती है, यानी कुल मिलाकर के तटीय क्षेत्रों में मिलती है। और ऐसे तटीय क्षेत्रों में मिलती है ना ज्वार भाटा आते हैं, तो दोस्तों मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण वनस्पति का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों घने मैनग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिससे पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार की जो जड़ें हैं जो पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही होंगी। दोस्तों प्राप्ति स्थल की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं, जो मुख्य नदियां हैं भारत की,
उसके डेल्टा भाग में वनस्पति पाई जाती है। और दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डेल्टा क्या होता है दोस्तों, आपका ट्रायंगल स्वरूप एक बहुत ही उपजाऊ मैदान होता है जहाँ नदियाँ आकर के आपकी पूरी तरीके से गिरती हैं। ओके दोस्तों, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर जानवर पाया जाता है, जो काफ़ी मशहूर है तो ये बाघ की एक प्रजाति, परंतु इस क्षेत्र में पाए जाने वाले एक बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ओके दोस्तों, इसके साथ ही आज हमने अपने प्राकृतिक वनस्पति वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। कल की वीडियो में हम आपको वन्य प्राणी से संबंधित पूरे अध्याय को कंप्लीट करवाएंगे बतौर समरी या शॉर्ट नोट्स। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।